नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार मैं नीलिमा सुर्वे मेरे अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने हमेशा ही मेरे काम को सराहा है। हाल ही में मैंने जो जन्माष्टमी का गाना हमने लाया था आपके लिए, उसको भी आपने बहुत सराहा है। उससे पहले भी जो मैंने एक टीवी एक्टर की जर्नी बताने वाला गाना लाया था, उसको भी आपने बहुत सराहा है। और आपको ये भी पता है कि मेरे चैनल पे सिर्फ गाने नहीं आते हैं, अलग अलग शख्सियत मैं लेकर आती हूँ जिनसे मैं बातचीत करती हूँ, चाहे वो क्रीड़ा क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो मराठी रंगभूमि से संबंधित हो, चाहे वो वॉइस फॉर मैन इंडिया के फाउंडर से हो, या फिर टीवी एक्टर्स अभिजीत लहिरी जी, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है आज का लॉन्गेस्ट रनिंग सीरियल है, उसके दद्दा जी, और सबसे पहले लोकप्रिय लीड एक्टर जिनको आज भी लोग नैतिक सिंघानिया के रूप में जानते हैं, करण मेहरा हो, या फिर सबसे पहला मौका जिन्होंने मुझे दिया था दिलीप प्रभावलकर जी, जो मराठी के बहुत ही नामी गिरामी एक्टर हैं, और लगे रहो मुन्ना भाई में जिन्होंने बापू का रोल किया था। उन्होंने सबसे पहले मुझे अपने घर बुलाकर इंटरव्यू लेने का मौका दिया था। ऐसे कई तरह के इंटरव्यूज़ भी मैंने लिए हैं जिसको भी आप लोगों ने बहुत सराहा है। और यह है कि इनमें से बहुत कम लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, जैसे मेरे गुरु हैं देशपांडे जी, उनको मैं जानती हूँ। बाकी ना तो किसी को मैं जानती हूँ, ना कभी कुछ खास इतना ज़्यादा मिलना जुलना हुआ है। पर फिर भी कई ऐसे मौके आए अचानक से और मेरी उनसे बातचीत हुई, और उनमें मैंने उनको ऐसे कुछ सवाल पूछे जो शायद उनको कभी आमतौर पर नहीं पूछे गए, और मुझे वैसे कॉम्प्लीमेंट्स भी आए। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स जाते हैं या ऐसे जब सराहना होती है तो आगे काम करने में बहुत बहुत उत्साह मिलता है। इसके लिए मैं आप सभी का फिर एक बार बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज जो मेरे सामने शख्सियत है, उनको न केवल मैं जानती हूँ बल्कि मेरे वो बहुत अच्छे मित्र भी हैं। पिछले 7-8 सालों से मैं उन्हें जानती हूँ। मैंने उनकी जर्नी देखी है, उनके नाटक देखे हैं, और ये इनको आज लेकर आने का दो औचित्य हैं। एक तो हिंदी दिवस आ रहा है 14 सितंबर को, जो कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, और दूसरा इनके नाटक चक्रव्यूह के 100 प्रयोग पूरे होने जा रहे हैं 17 तारीख को, जहां जिस नाटक की मैं खुद साक्षी हूं, और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगी कि 17 को जो शो होने वाला है उसमें आप भी उपस्थित रहिएगा। मैं खुद तो होने ही वाली हूँ। ये कोई और नहीं, ये मेरे मित्र श्री अतुल सत्य कौशिक जी हैं। अतुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो यूट्यूब चैनल है, जो भी आपका इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक, और जिन भी प्लेटफॉर्म से आप अपने दर्शकों से जुड़ी हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उन सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं अपने प्रयोग, जो चक्रव्यूह नाटक है, उसके 100वें प्रयोग के उपलक्ष्य में आपसे ये ऑडियो इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद नीलिमा जी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने ये मौका दिया। अतुल सत्य कौशिक जी के बारे में मैं बताऊं कि इन्होंने दिल्ली के श्री राम कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। ये खुद सीए हैं, लॉ की डिग्री भी इन्होंने ले रखी है, और इसके साथ साथ ये नाटक एक अच्छे निर्देशक, लेखक निर्देशक और अब निर्माता भी हैं। और इनके बारे में क्या ही कहे। मैं हमेशा ऐसे कुछ लोगों के बारे में कहती हूँ कि वैसे तो संघर्ष को हम लोग नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो संघर्ष को सकारात्मक दृष्टि से देखकर उसे गले लगाने की हिम्मत रखते हैं, और मानो कि उसे बुला रहे हो कि आओ भाई। ये उन्हीं में से एक है। और ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकती। इनका संघर्ष मैंने देखा तो नहीं है, पर 7-8 सालों से मैंने इनके कई नाटक देखे हैं, चाहे वो लाहौर हो, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। चक्रव्यूह तो मैंने कई बार देखा है, डैड्स गर्लफ्रेंड देखा है,
बालीगंज 1990 देखा है, डैड्स गर्लफ्रेंड के बारे में मैं भी अडवाणी जी की तरह जब मैंने नाम सुना था तो मुझे भी लगा था कि पता नहीं क्या होगा, बट हर एक क्षेत्र में ये इतना अच्छा लिखते हैं, कॉमेडी हो या फिर कोई माइथोलॉजिकल जिसे आप कहते हो वो माइथोलॉजिकल हो या फिर वास्तविक विषय हो, किसी भी विषय में ये इतना अच्छा लिखते हैं कि एक टॉपिक आप देखोगे तो दूसरे टॉपिक पर आप फिर बोलोगे कि अच्छा ये सच में इन्होंने लिखा था। तो ये अतुल जी हैं। जी अतुल जी, आप मुझे बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा? बचपन नीलिमा जी बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमारे माता पिता ने खुद बहुत संघर्ष किया, लेकिन हमको हमेशा अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाई, अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी, और कभी भी ऐसा मौका नहीं आने दिया जब हमको किसी भी चीज़ की कमी हो। हमारे जो पिताजी हैं और माता दोनों ही किसानों के परिवार से आते हैं। मेरे पापा अपने गांव के पहले ग्रेजुएट थे कि उस गांव ये का कौन सा गांव? ये उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के पास पड़ता है गांव, जिसका ओके। नाम है खुशहालपुर। वहाँ अच्छा। से मेरे पिताजी आते हैं, और मेरी माताजी आगरा से कुछ किलोमीटर पहले एक अछनेरा जिला पड़ता है, उस जिले में रायभा नाम का गांव है। क्या तो बात। दोनों ही जो माता पिता के परिवार हैं किसानों के परिवार थे। हमारे नाना जी किसान भी थे, वैद्य भी थे, और हमारे वाह। दादाजी जो हैं वो पूर्ण रूप से किसान थे और पंडिताई भी करते थे। हम चौरासिया ब्राह्मण हमारी जो जो गोत्र है, जो जाति है, वो है। तो अच्छा। हमारे पिताजी हमारे ताऊ जी के साथ दिल्ली आकर बस गए। दिल्ली में वो टीचर थे, अभी कुछ वर्ष पहले रिटायर हो गए। वो गवर्नमेंट स्कूल में वो गणित पढ़ाते थे, और माता जी जो है वो हमारा घर, हमारा परिवार और उसकी सभी चुनौतियां संभालती थी। तो हम 3 भाई बहन हैं। मेरी बड़ी बहन है जो इस समय उत्तर प्रदेश के ही गाज़ियाबाद में अपना एक संपन्न परिवार पाल रही हैं, उनका भरण पोषण कर रही हैं। मेरे छोटे भाई हैं, वो अपनी बेगम के साथ इस समय अमेरिका में रहते हैं, सिएटल शहर में। और मैं जो हूँ लतिका जी के साथ, जैसा कि आप जानती हैं, बॉम्बे में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। जी तो बिल्कुल। बचपन में हमने माता पिता ने पूरा जोर दिया, हमको पढ़ाई की महत्ता बताई कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। और लेकिन बचपन में हम लोग जिस स्कूल में पढ़े, जिसका नाम था मॉडर्न मोंटेसरी स्कूल, वो एक हिंदी मीडियम स्कूल था, हमारे घर के पास था। तो उस सहूलियत को देखकर हम तीनों भाई बहन वहाँ पढ़े। छोटा सा स्कूल था, वहाँ पे ना कोई प्लेग्राउंड था, ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी, ना कोई ऑडिटोरियम था, कुछ नहीं था, बहुत छोटा सा स्कूल था। बिल्कुल। और उस स्कूल में हमने 10th तक पढ़ाई करी हिंदी मीडियम स्कूल से। लेकिन जब हम 11th-12th में कॉन्वेंट स्कूल में गया, मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल, और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गया, तो हर जगह इंग्लिश मीडियम पढ़ाई थी। तो जब हिंदी मीडियम से हम इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुए नीलिमा जी, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक कल्चर शॉक भी था, बहुत बड़ा एक लैंग्वेज का डिफ्रेंसिएशन आ बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल, और वो होता है। मुझे अभी तक याद है नीलिमा जी, और मैं आपके दर्शकों के साथ ये बात ज़रूर साझा करना चाहूँगा कि जब 10th में हमारे मार्क्स अच्छे आए थे, फिर जब हम एक बड़े स्कूल में गए तो वहाँ हमारा इंटरव्यू हुआ, सब तय हो गया और हमारा एडमिशन भी हो गया। और जो हमको स्ट्रीम चाहिए था, वो चाहते थे हम कॉमर्स ना लेके साइंस लें, क्योंकि हमारे मार्क्स साइंस में 100 में से 98 नंबर आए थे। पर बिल्कुल। हमको स्टार्टिंग से ही कॉमर्स में, गणित में, संख्याओं में, हिसाब में रुचि थी। तो ओ। हमारा एडमिशन हो गया। लेकिन यहाँ पर रोचक बात यह है कि जिस दिन स्कूल खुलना था, नया सत्र आरंभ होना था, उससे 2 दिन पहले हमारे पास हमारी जो प्राचार्या हैं उनके दफ्तर से फ़ोन आया कि आप तुरंत आकर हमसे मिलें। अब जब हम गए अपनी माताजी के साथ मिलने, तो वो तो सब पता चला कि हिंदी मीडियम सर से। पकड़ के बैठे थे कि अरे, हमको तो अब पता चला कि आप हिंदी मीडियम स्कूल से आए हैं। तो हमने कहा, भाई हमने तो बात छुपाई नहीं, आपने जो जो प्रश्न पूछे हमने उनके उत्तर दिए। आपने हमारा मीडियम पूछा नहीं, आपने अंग्रेजी में सवाल किया, हमने अंग्रेजी में उत्तर दिए, तो शायद आपने मान लिया। पर वो बोले कि मगर हम तो हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चों को अपने यहाँ दाखिला नहीं देते, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होती है। हमने कहा, अब देखिए 2 दिन में सत्र आरंभ होने वाला है, अब तो हम कहीं जाने लायक भी नहीं रहे। तो ये तय हुआ, हमसे ये लिखित में लिया गया कि यदि पहले जो सेशन था, जो सेमेस्टर है, उसमें अगर हमारे ये लैंग्वेज के परिवर्तन की वजह से हमारे मार्क्स में कमी रह गई, तो हमारा जो एडमिशन है, दाखिला, वो रद्द कर दिया जाएगा। तो वो बात डेफिनेटली एक बच्चे के दिल पर लगी। पर हमारा मानना है नीलिमा जी कि बात जब तक लगेगी नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। बात लगी तो उसको हमने तो चुनौती लिया। और ये आज भी उस स्कूल के
इतिहास में दर्ज है बात कि पहले सेमेस्टर में मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूरे स्कूल में टॉप किया। उस क्या वो बात 3 है। महीने हमने बहुत मेहनत करी और अपने आप को कहा कि एक ज़ुबान ही तो है। ज़ुबान जब बहुत छोटा बच्चा था, मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं थी, तब अगर मैं एबीसीडी बोलना सीख गया, तो मैं फिर भी 10th पास करके आया हूँ, तो हमने लैंग्वेज में मेहनत करी। तो बहुत प्यार मिला स्कूल में, और स्कूल के बाद कॉलेज में बहुत प्यार मिला। मुझे बचपन से ही, जब मैं 1.5 साल का था, तो मेरे को पोलियो की तकलीफ़ हो गई थी। तो पहले पूरी बॉडी में पोलियो हो गया था, सिर्फ़ मेरा सिर, गर्दन से ऊपर का हिस्सा बचा था, बाकी पूरा हिस्सा एक धागे की तरह लटक गया था, और मैं ना बैठ पाता था, ना लेट पाता था। पूरी तरह मैं अपनी माताजी पर डिपेंडेंट हो गया था। पर मेरी माताजी ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। वो एक योद्धा हैं, उन्होंने युद्ध किया मेरे भाग्य के साथ, अपने भाग्य के साथ, और उन्होंने कई साल मेरी मालिश करी, मेरा इलाज कराया। न जहाँ से भी हल्की सी भी उम्मीद आती थी कि वहाँ कोई गंगा जी की धारा बह रही है, उसके नीचे जाके जो नहा लेता है उसका उद्धार हो जाता है, तो कंधे पर बिठा के वहाँ चल देती थी। कहीं पता चला कि वो उस गाँव के बॉर्डर पे एक बाबा आए हैं, वो तेल देते हैं, वो तेल लगा लें आप, तो वहाँ ले जाती थी। जहाँ जिसने जैसा बोला, बिना कोई भी दूसरी बार सोचे, मुझे कंधे पर बैठाकर वो ले जाती थी। तो उन्होंने इतना कर दिया 3-4 साल का होते-होते कि मेरी पूरी बॉडी से पोलियो मेरी माताजी ने निकाल दिया, ओह! मालिश कर के और एक्सरसाइज कर के। वाह! सिर्फ़ कमर और कमर के नीचे पोलियो रह गया। तो हम कैलिपर का सहारा लेकर चला करते थे, और उसमें भी जब स्कूल का मंज़िल ऊपर होती थी, तो मेरी मम्मी मुझे ऊपर छोड़कर आती थीं, गोदी में उठाकर, और छुट्टी पर लेकर आती थीं। ये सिलसिला चला 10वीं क्लास तक, और उसके बाद फिर हम बड़े हो गए, कॉन्वेंट स्कूल में गए, तो इतना हो गया कि खुद से सीढ़ियाँ चढ़ लेते थे। वो सब बाजू में ताकत आ गई थी, वो सब हुआ। तो इस तरह पढ़ाई करी, फिर कॉलेज में गए। कॉलेज में भी मुझे दोस्त हमेशा बहुत अच्छे मिले, ऐसे-ऐसे साथी मिले कि जिन्होंने कभी ऐसी तकलीफ़ होने ही नहीं दी, किसी चीज़ का कमी नहीं महसूस होने सही दी। है। और मुझे बचपन से ही कहानियाँ पढ़ने का, कहानियाँ सुनाने का, लोगों को एंगेज करने का बड़ा शौक था। हमको तो याद नहीं, पर मम्मी बताती हैं कि हम जब नानी के यहाँ जाते थे, तो आस-पास के सब गाँव के लोगों को इकट्ठा कर लेते थे, और जो भी हमारे जो नाना जी वैद्य हैं, उनकी जो डिस्पेंसरी थी, जो उनका औषधालय था, उसके बाहर एक बड़ा चबूतरा था। आज भी वो चबूतरा है, तो वहाँ बैठकर हमको तो नहीं याद, माताजी बताती हैं कि ऐसे हम कहानियाँ सुनाया करते थे। तो सब लोग इकट्ठे हो जाते थे कि देखो बच्चा कहानियाँ सुना रहा है। तो कहानियाँ सुनाने का शौक बचपन से था। तो फिर जब स्कूल में, अपने छोटे स्कूल में भी हमने चौथी 5वीं से ही कविताएँ पढ़ना शुरू कर दिया था। 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो कविता हम पढ़ा करते थे, और कविताएँ पढ़ा करते थे। फिर 8वीं क्लास तक आते-आते लगा कविताएँ बहुत हो गई हैं, कुछ नाटक बनाते हैं। तो नाटक लिखने की सलाहियत तो थी नहीं, तो बॉर्डर फ़िल्म का एक सीन उठा लिया। कोई एक किसी दोस्त को बोला, तुम संजय, लेकिन तुम जी, हाँ कहिए। लेकिन आपको पता कैसे चला कि आप लिख सकते हैं? अब वो इसी सिलसिले में हो गया। लेकिन ऐसा पहला क्या था जो आपने लिखा, मुझे तब आपको पता मैं चला आपको कि बताता हूँ, मुझे ऐसा याद है कि हमारी जो मम्मी हैं, और जिस तरह का हमारा परिवार है, वो उस तरह का परिवार है कि वहाँ हर मौके पे गीत गाए जाते हैं। अच्छा, मतलब उनके पास हर मौके के 4-5 गीत होते हैं। बच्चा हुआ तो क्या गीत गाया जाएगा, लड़की हुई तो क्या, लड़का हुआ तो क्या, आज दौज है तो क्या गाया जाएगा, एकादशी पे क्या गाया जाएगा। तो मेरी मम्मी खाना बनाते समय, हम लोग को तैयार करते समय गीत गाती रहती थी। नानी दादी के यहाँ जाते थे, तो वहाँ हम गए तो गीत गाया जा रहा है, हम आए तो गीत गाया जा रहा है। तो बचपन से सुना था। तो मुझे पहली याद ये है कि जो भी बड़े फ़िल्मी गाने आते थे प्रसिद्ध, उन पे मैं पैरोडी किया करता था। उन पर मैं माता के भजन बना दिया करता था, राम जी के भजन बना दिया करता था। इस अच्छा, तरह से मैं गाया करता था। और फिर स्कूल में जब 8वीं-9वीं क्लास में आ गए, तो बॉर्डर फ़िल्म का सीन उठा लिया, उसमें कुछ डायलॉग अपने डाल दिए। फिर जब मैं अच्छा, 11वीं-12वीं में गया, वहाँ पर देखा, वहाँ पे कोई ड्रामेटिक्स का ऐसा कुछ प्रबंध नहीं था। तो हमने मैम से कहा कि मैम हम नाटक करना चाहते हैं। मैम ने कहा यहाँ तो कोई टीचर ही नहीं है नाटक का। हमने कहा हम खुद कर लेंगे। तो हमने खुद से नाटक लिखते थे स्कूल में, अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लेते थे। कोई भारत माता बन गया, कोई पुलिस वाला बन गया, कोई आतंकवादी बन गया। इस तरह करके हम नाटक लिखा करते थे, और उनका स्कूल के ऑडिटोरियम में मंचन हुआ करता था। फिर जब हम यहाँ आ गए, फिर जब हम अपने कॉलेज में आ गए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो थिएटर सर्किट है, वो बहुत एक्टिव है। तो वहाँ हमने 3 साल लगातार ड्रामेटिक्स क्लब का हिस्सा हम बने। हमने नुक्कड़ नाटक किए, मंचीय नाटक किए, कविताएँ करी, वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ करी। वहाँ से वो हुनर निकल के आया कि भई हमारे को मानवीय संवेदनाओं को समझने की एक काबिलियत ईश्वर ने दी है, और उनको सहज शब्दों में उतारने की भी एक
काबिलियत दी है। और मेरा अपने आप ही मुझे लगता है कुछ वो पूर्व जन्मों का कुछ तो भी जुड़ाव है, कोई कहानी है कि कविता में मेरा हाथ शुरुआत से बहुत अच्छा रहा। कविता मुझे बहुत सहज मेरे मेरे साथ बहुत सहज चल जाती है। किसी भी बात को मैं कविता में ज़्यादा अच्छा कह पाता हूँ बनिस्बत उसको किसी पैराग्राफ के माध्यम से या गद्य के माध्यम से। पद्य में मेरे को ज़्यादा आसानी महसूस होती है। तो वो टैलेंट कॉलेज के दिनों में एक्सप्लोर हुआ और फिर ये तय हो गया कि हम जीवन में जो भी करेंगे, नाटक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा ज़रूर रहेगा। और आज ये हालत है कि नाटक ही जीवन की परिभाषा बनकर सामने आ चुका है। और ये एफटीएस इससे पहले, एफटीएस पर आने से पहले आप ये बताइए कि जब आपके पास इतने सारे आर्ट्स के ये थे, आर्ट्स में जाने के लिए जो भी एक टैलेंट चाहिए, जिस तरह का टैलेंट चाहिए होता है जी। वो आपके पास था, उसके बावजूद आपने कॉमर्स सिर्फ इसलिए चुना कि आपको हिसाब किताब में रुचि थी या ये सब जी था? हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं कि आज के समय में इंफॉर्मेशन की क्रांति आ गई है, सूचना की क्रांति आ गई है। उस समय ऐसा नहीं था, आप भी जानती हैं। हाँ, मैं भी उस समय जानती हूँ। पता नहीं होता था क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या भाई 10th के बाद आपके सामने 3 रास्ते होते थे, कॉमर्स चुनना है कि आर्ट्स चुनना है कि साइंस चुनना है। तो साइंस तो मैं शुरुआत से जानता था कि मैं साइंस कभी नहीं लूँगा, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारी जो साइंस की टीचर हैं वो हमको इस तरह की बातें बताया करती थी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, वो इतनी ज़्यादा कॉइल्ड होती है, इतनी ज़्यादा वो कुंडली उसमें लगी होती है कि उसको खोल दिया जाए तो एक इंसान की आंत पूरी धरती पर फैल जाएगी। इस तरह की बातें बताया करती थी। तो हमको लगा यार ये तो बहुत ही बकवास बात है ये। और ये भी सुनने में आता था कि साइंस में बहुत मेहनत जाती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। हमको लगा अगर सारा टाइम पढ़ाई में लग गया तो हम कब तो नाटक करेंगे, कब कविताएं करेंगे, कब खेलेंगे कूदेंगे। तो वो सब बातें ध्यान में रख के हमने कॉमर्स लिया। लेकिन ये एक बात भी होती थी तब कि भाई मतलब मुझे जहाँ तक याद है, मैं अगर अपना बताऊं तो कई लोग, मतलब मेरे बहन को जब पढ़ाना था आगे तो उनको ये बोला जाता था कि भाई आर्ट्स से आपका पेट नहीं भरेगा, कॉमर्स लोगे तो आप कम से कम अपना पेट तो भरोगे। हाँ डेफिनेटली, ये बात हमारे समय में भी होती थी कि आर्ट्स अगर आप लेंगे तो आप क्या कर लेंगे, कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत सिखा लेंगे, पर जो जो हाईली पेड जॉब्स हैं उसमें आप नहीं जा पाएंगे। बात हमको भी डेफिनेटली पता थी, पर और हमसे कही भी जाती थी। और कॉमर्स में हमको ये पता था कि रास्ते खुल जाते हैं, आप सीए बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं। इतना थोड़ा बहुत अंदाजा यार दोस्तों से मिलके, बड़े लोगों से मिलके बात हो जाती थी। तो इसलिए, और हमारे कुछ सीनियर से जो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे उनसे उनसे हमको जो सूचना मिली उस आधार पर हमने कॉमर्स का चयन किया। और मेरा ऐसा मानना है कि आप आर्ट्स लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, कोई भी आप पढ़ाई करें वो कभी कभी खराब नहीं जाती। वो कहीं ना कहीं आपके स्वधर्म में, आपके सपने में, आपके पर्पज़ में काम आती ही आती है। तो मेरी पढ़ाई ने भी मुझे बहुत हेल्प करी अपने थिएटर को आगे बढ़ाने में, थिएटर को उस लेवल पर लेकर जाने में जिस पर हम लेकर जाना चाहते थे। उसमें मेरी पढ़ाई ने मुझको बहुत योगदान दिया। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ उन फैसलों के लिए जो मैंने बड़ों की सलाह से, उनकी गाइडेंस से लिए। और उसके बाद जो अब आप जानते ही हैं कि भाई हम जब जिस श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में थे उस समय जो कॉमर्स के बच्चे होते थे उनके वो 2 ही रास्ते चुनते थे, या तो वो लोग सीए बन जाते थे या आईएएस की तैयारी करने लग जाते थे बिल्कुल या बिल्कुल। एमबीए कर लेते थे। तो हमको तो इतना पता है कि हमारा एक दोस्त था, उसके पिताजी सीए थे, उनकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, तो वो आईटीओ जा रहा था सीए का फॉर्म भरने। तो उसने बोला कि चल घूम के आते हैं। तो वो फॉर्म भरने गया, तो जितने भी रुपए का फॉर्म था हमने उससे बोला यार तू हमको उधार दे, हम भी फॉर्म भर देते हैं सीए का, देख लें क्या होता है सीए। तो फिर आके घर आके उसको पैसे लौटाए। तो इस तरह हमने बिना बहुत ज़्यादा सोचे समझे सीए का फॉर्म भर दिया था। उस समय अच्छा। इतनी नॉलेज नहीं थी, पर जैसे से उसमें वो किया समझे तब समझ आया कि हाँ ये बड़ा प्रतिष्ठित कोर्स है इस देश का। और ऑफ कोर्स हर हर देश में सीए की एक अपनी एक मूल्य होता है, एक वैल्यू होती है। बहुत मुश्किल और भी होता है उसे पास आउट करना। जी 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 जी, तो उस सीए करा और साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन करी। उसके बाद लॉ तो हमने सिर्फ 2 वजह से करी। जब हम ग्रेजुएशन करते थे, जो हमारे लॉ के टीचर थे हमको हमेशा कहा करते थे कि अगर आपको जीवन में कभी भी 3 साल का समय मिले तो आप इस देश का कानून अवश्य पढ़ें, उससे आपके सोचने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। तो और लॉ में अच्छी बात है, इंडिया में कोई एज नहीं है, आप किसी भी उम्र में लॉ पढ़ सकते हैं। तो हमने यस। कहा यही उम्र है, बाद में पता नहीं क्या हो। तो तुरंत मैंने अपनी सीए क्वालिफाई करते ही लॉ में एडमिशन ले लिया। और दूसरी बात ये भी थी कि ये भी था कि जब जब तक सीए क्वालिफाई हुई तब तक थिएटर हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। तो कहीं ऐसा ना हो कि सीए होते ही घर वाले नौकरी के लिए या शादी के लिए बोलें तो और 3 साल का एक ब्रेक ले लेते हैं, तो अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बड़ी तो बच्चे चालाकी हैं। की। तो वो हमने करके लॉ पढ़ ली। एक बहाना भी हमको मिलता रहे कि अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कहाँ से
ये सब काम हो जाएगा। ओ जी 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 तो नीलिमा जी। अब आप ये बताइए कि एफटीएस की स्थापना कैसे हुई और इसको ऐसा नाम एफटीएस मतलब फिल्म्स एंड थिएटर सोसाइटी यही नाम क्यों देने हाँ, के एफटीएस बारे में की सोचा? स्थापना ऐसे हुई कि जब हमने कॉलेज में थिएटर करा, कॉलेज में थिएटर करने के बाद जब हम सीए की ट्रेनिंग में आ गए, तब एक मिनट इसके साथ साथ आप ये मुझे बताइए कि आपका सबसे पहला नाटक कौन सा था जो जब आपकी बिल्कुल शुरुआत ही हुई थी तब आपने एकदम जी पहला नाटक जो जी, लिखा था जो वो कौन जीवन सा का था? पहला नाटक है वो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने स्कूल में किया था 8वीं क्लास में। बॉर्डर फिल्म का हमने एक सीन उठा लिया था और उसमें कोई एक दोस्त हमारा बन गया था सनी देओल, एक बन गया था सुनील शेट्टी, एक बन गया था जो अक्षय खन्ना और जो कलाकार थे, और हमने वो फौजियों की वर्दी किराए पे लेके वो सीन हमने इनेक्ट कर दिया था। उसमें हमारा योगदान सिर्फ इतना था कि हमने उनको बता दिया था कि तुम यहाँ से आना, तुम ऐसे बंदूक चलाना, ये गाना हम चला देंगे पीछे से। उसके बाद ये हमने स्कूल में नाटक किए और फिर हम बड़े स्कूल में आ गए, तब हमने एक नाटक किया गुरुकुलम के नाम से, एक नाटक किया कोशिश एक प्रयास के नाम से। जो पहला, फिर हमने कॉलेज में तो बहुत ही नाटक किए। जो पहला कमर्शियल नाटक शायद जो आप जानना चाह रही हैं, जिसको हमने, क्योंकि जब आप कॉलेज की दीवार से बाहर आ जाते हैं तब आपको पता चलता है कि हर वो चीज़ जो कॉलेज में आपको मुफ्त में मिल रही थी, बाहर उसका खर्चा होता है। कॉलेज में बिल्कुल आपको ऑडिटोरियम, रिहर्सल स्पेस, एक्टर, सब कुछ मुफ्त में मिल जाता था। बाहर आके घर से निकलते ही आपका खर्चा शुरू हो जाता है। तो वो जब हमने दुनिया देखी, तब हमने कहा कि थिएटर करना है, कैसे करना है। तो जो हमने पहला नाटक किया, जो हमने कमर्शियल नाटक किया, उसका नाम था कुबड़ और काकी। उससे पहले एक दो दोस्तों की हेल्प वगैरह की थी हमने, एक आधा नाटक बनाने में, उनके ग्रुप में जाके एक आधे दोस्त की हेल्प कर दी। पर जो एफटीएस जो बना, जो जैसे कि आपको बता रहा था कि 9 2006 में मैं कॉलेज अच्छा से ग्रेजुएट हो गया। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद हम सीए की ट्रेनिंग में लग गए। तो सीए की ट्रेनिंग में नाटक करने का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया। नाटक देखने ज़रूर जाते थे, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं अपने दर्शकों को कि 2006 में मैंने ग्रेजुएट होने के बाद इस देश के सभी बड़े ड्रामा और फिल्म स्कूल में अप्लाई किया था। चाहे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर चंडीगढ़ हो, चाहे वो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे का हो, सब जगह मैंने अप्लाई किया था और सब जगह मैं अंतिम राउंड या जो भी महत्वपूर्ण राउंड होते हैं इंटरव्यू के, वहाँ तक पहुँचा था। पर सब जगह से हमको ना सुननी पड़ी। उसकी वजह जो भी रही हो, कहीं कहीं इंटरव्यू की बातों में सवाल भी आए कि आप इस शारीरिक चुनौती के साथ कैसे एक्टिंग करेंगे, घुड़सवारी करनी पड़ती है, तैराकी सीखनी पड़ती है, एक्शन करना पड़ता है, भाग दौड़ना पड़ता है, तो शायद आप नहीं सीख पाएंगे। तो हमने अपने मन में निश्चय किया कि आप सभी बड़े गुरु लोग हैं, आप ये तय कर सकते हैं कि आप बट हमको बाय नहीं। द वे जी। आपको नहीं पता था कि मतलब कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है नीलिमा जी कि एक्टिंग कोर्स करने के लिए शायद हम क्वालिफाइड ना हो, क्योंकि वो उनकी बात सही थी कि एक्टिंग कोर्स में बहुत सी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं, लेकिन अभिनय करने के लिए आपका पूरी तरह फिजिकली फिट होना आवश्यक है, ये ज़रूरी नहीं है। अभिनय मन से आता है। ऐसे बहुत से चरित्र हैं इस दुनिया में, मेरे हिसाब से कोई भी फिजिकली फिट है नहीं। सबकी अपनी अपनी व्याधियाँ हैं। हमारी आपकी व्याधि ऐसी है जो दिख जाती है, बहुतों की व्याधि दिखती नहीं है। लोग अपने पेट में, अपने दिल में, अपने दिमाग में इतनी व्याधियां पाले बैठे हैं, तो सिर्फ एक व्याधि के आधार पर आप किसी इंसान से ये नहीं कह सकते कि आप अभिनय जैसी आर्ट से दूर रह सकते हैं। तो बिल्कुल इसी इसी सोच को मन में लेकर हम लोग गए थे। पर ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी हमने वो तीन चार साल जो सी की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग में शाम को हम 4-5 बजे ऑफिस से निकल जाते थे और दिल्ली में जो भी नाटक हो रहा होता था, उस नाटक को जाकर देखते थे, उस नाटक को पहले पढ़कर जाते थे। नाटक के टिकट लेने के पैसे हमारे पास नहीं होते थे, तो हम रिक्वेस्ट करते थे गार्ड से कि भाई हमको एंट्री दे दो, तो गार्ड हमको 10 मिनट बाद एंट्री करवा देता था। इस तरह से रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के हमने बहुत से नाटक देखे। फिर 2009 आते आते जब सीए की ट्रेनिंग अपने उत्तरार्ध पर आ गई और लगा कि वो खत्म होने वाली है, फाइनल एग्जाम आने वाला है, तब लगा कि ये भाई नाटक किए बिना तो गुजारा नहीं चल पाएगा। तो एक दो दोस्तों को इकट्ठा करके हमने फिल्म एंड थिएटर सोसाइटी बनाई, और उस समय उद्देश्य यही था कि नाटक में तो बहुत पैसा, बहुत टाइम जाता है, इतना कैसे ले लाएंगे, तो वीकेंड पर मिला करेंगे, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिल्म बनाएंगे। और बहुत दृढ़ निश्चय था कि फिल्में बनाई जाएंगी, इसलिए उसका नाम फिल्म एंड फिल्म्स एंड थिएटर लिखा। थिएटर और सोसाइटी आप यकीन मानिए एफटीएस का पहला प्रोडक्शन एक फिल्म ही थी। सबसे पहले हमने अच्छा एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, और वो ओके इतनी इतनी खराब थी कि हमने आज तक किसी को दिखाई भी नहीं। हालांकि वो अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर हम उसका नाम आपको नहीं बताएंगे, वरना आप जाके सर्च कर लेंगी। वो बहुत ख़राब फिल्म है, तो इसलिए हमने किसी को बताई नहीं, तो दिखाई भी नहीं। और उसमें हमारे साथियों ने एक्टिंग करी। हमारे साथी हैं सत्येंद्र मलिक, उन्होंने उसमें एक्टिंग करी। जी जी एक हमारे साथी हैं नेहा कौर, उन्होंने उसमें एक्टिंग करी। पर उन सब ने अपना काम अच्छा किया, हमने अपना काम ख़राब किया।
इसलिए फिल्म खराब बनी। तो फिर हम वापस से थिएटर पर ही आ गए और तब से हम लोग थिएटर कर रहे हैं। 2009 में हमने ग्रुप खोला था। 10 में हमने अपना नाटक पहला प्ले किया था जिसका नाम था कुबड़ और काकी। उसके बाद फिर हम लोग आज तक नाटक कर रहे हैं और इन्हीं नाटकों के माध्यम से आज हम उस आपसे नाटक भी को जुड़े हुए हैं। कैसा रिस्पांस था? जो उस नाटक बिल्कुल को बहुत अच्छा रिस्पांस इस तरह से था, वो नाटक हमारे करियर में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि उस नाटक ने ही तय करा कि आगे हम नाटक करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे आज भी याद है वो नाटक हमने ऑलियांस नाम का एक थिएटर है दिल्ली में जिसमें 112 कुर्सियां हैं, और बस सब दोस्त इकट्ठे हो गए कि कैसे भी करके पैसे जोड़ के नाटक कर लेते हैं। हॉल बुक कराया, कॉस्ट्यूम पे खर्चा किया, सेट वगैरह सब यार दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया। और यार दोस्तों के पास उस समय कहाँ पैसे होते थे, सब लोग अपना करियर शुरुआत कर रहे थे, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया। उस तरह करके हमने वो नाटक खड़ा किया और इसी उद्देश्य से किया कि ये नाटक अब कर लेते हैं, फिर 5-6 महीने का ब्रेक लेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो वो नाटक जब हमने किया, हमने अनाउंस किया, तो हमको अपने साथियों का, परिवार वालों का, पड़ोसियों का, सबका इतना साथ मिला कि उस 112 कुर्सियों वाले नाटक में हमने 180 टिकटें बेची। और उसे 180 टिकटें बेचने के बाद जब वो नाटक देखने के बाद लोगों ने हमको पकड़ लिया नाटक के बाद और बोला बहुत अच्छा नाटक बना है, आपको ये और करना चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए। और ऐसा भी समझ आ गया कि भाई नाटक में आप 2 रुपये लगा के 2.5 वापस भी आ सकते हैं। पर ये नहीं जानते थे कि वो पहले नाटक में होता है, हर नाटक में नहीं होता। पर ये कि उस जोश में फिर हमने तय कर लिया कि अब ये जो भी हमने किया है ये निरंतर चलेगा, ये लगातार चलेगा। उस समय तो मेरी लॉ की पढ़ाई भी नहीं हुई थी, उस समय इनफैक्ट मैं सीए की भी फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो लगा कि सीए हो चाहे लॉ हो, ये निरंतर चलता रहेगा। तो वहाँ से फिर वो रास्ता जो है हमने अपना रास्ता चुना और आगे बढ़ते गए, दोस्त जुड़ते गए, कुछ दोस्त हट गए जो साथ नहीं चल पाए, अपने अपने रास्ते चुन लिए। वो आप जानती हैं कि इतने लंबे सफ़र में लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन ये है कि नाटक जो है वो चलता रहा और आज भी चल रहा है। आपने काफ़ी बड़े-बड़े लोगों के साथ काम किया है, चाहे वो अवतार गिल जी हो, नीतीश भारद्वाज जी हो, पुनीत इसार जी हो। ये सिलसिला कैसे और कहाँ से शुरू हो गया? ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ नीलिमा जी कि जब हम लोग हमने अर्जुन का बेटा नाम का एक नाटक बनाया, तो उस नाटक को उसको भी उससे पहले कुबड़ और काकी को भी और वो लाहौर को भी द्रौपदी को भी लोगों ने बहुत सराहा, बहुत बहुत प्रशंसा मिली हमारे उस नाटक को। और जितने भी लोग आ रहे थे वो बहुत तारीफ कर रहे थे। हमको कुछ एक आधे पुरस्कार भी मिले, कुछ एक आधे महोत्सव में हमको बुलाया गया, लेकिन लोग बहुत कम आ रहे थे। मतलब जो आ रहे थे वो 100% पसंद कर रहे थे, लेकिन 400 के हॉल में 50 लोग बैठे हैं, 60 लोग बैठे हैं, कुछ एक आधा शो फुल भी हुए, लेकिन अमूमन जो है ऑडियंस टर्नआउट कम था। और क्योंकि मैं कॉमर्स पढ़कर आया था, मुझे समझ आ गया था कि शौकिया तौर के लिए अच्छा है कि अपना घर जला के रोशनी करते रहो, लेकिन अगर मैं 10, 15, 20 लोगों को साथ लेकर बैठा हूँ, उनका समय ले रहा हूँ, उनका दिन ले रहा हूँ, तो कुछ तो कमर्शियल एंगल इसमें निकालना पड़ेगा कि नाटक अपनी इकोनॉमी खुद तय करे, खुद अपना रास्ता बनाए, बेशक कमाए ना, लेकिन खर्चे ज़रूर निकाले, ताकि जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको मैं 2-4 पैसे दे पाऊँ, अच्छे हॉल में नाटक कर पाऊँ, अच्छा कॉस्ट्यूम दे पाऊँ। तो उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि दिल्ली थिएटर तो उसी रफ्तार पे चल रहा था जैसे चलता है। वहाँ उस समय कमर्शियल थिएटर के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, और लोग उसी मॉड्यूल में काम करके खुश थे, आज भी हैं, और अच्छी बात भी है, जिसको जैसा पसंद है वो वैसा काम करे। पर हमको समझ आ गया था कि कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। तब मन में ये विचार आया कि ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए हमें एक चुंबकीय शक्ति चाहिए। थिएटर में ऑडियंस को आने के बाद हम संभाल लेंगे, वो हम देख लेंगे। तो तय हुआ कि बड़े कलाकारों को अप्रोच किया जाए, और बड़े कलाकार से ऐसा मतलब है कि जो ऑडियंस भी लेकर आए, जो चेहरा भी बड़ा हो, लेकिन साथ में कलाकार भी बड़ा हो। ऑडियंस ये ना बोले कि यार नाम बड़े दर्शन छोटे। और यकीन मानिए उस समय जेब में 300-500 रुपये भी नहीं होते थे, और हम बातें करते थे अरे कमानी का टोटल कितना कॉस्ट होती होगी, खरीद लेंगे कमानी को, ऐसी हम बातें किया करते थे। पर ये कि जब बात चली कि किस नाटक में लाया जाए, अर्जुन का बेटा में कोई बड़ा चेहरा लाया जाए, कौन लाया जाए, भाई अब किसी और बड़े व्यक्ति को लाएंगे तो उनसे फाइट करवाना, युद्ध करवाना कठिन हो जाएगा। कृष्ण का ऐसा पात्र है जो खड़े रहकर अपने संवाद बोल रहा है और पूरे नाटक को जोड़ रहा है। उस उम्मीद से हमने नीतीश जी भारद्वाज को मैसेज किया फेसबुक पे, और उनका कई महीनों बाद उत्तर आया। हम उनसे मिले और चर्चाएं हुई, उन्होंने अपनी सलाहें दी कि कृष्ण के पात्र को आप इस तरह से ट्रीट कीजिए। नाटक को हमने दोबारा लिखा और नीतीश जी से और सब बातें तय हुई।
बिल्कुल पता नहीं था कि कैसे होगा, क्योंकि हम खुद आज तक कभी फ़्लाइट में नहीं बैठे थे, मगर हमारा कलाकार फ़्लाइट में आएगा। 5 स्टार होटल का हमने गेट तक देखा नहीं था, पर हमारा आर्टिस्ट 5 स्टार में रुकेगा। ये सब कैसे होगा, कुछ नहीं जानते थे नीलिमा जी, बस मन में विश्वास था कि हो जाएगा, आप आगे बढ़ो, दोस्त साथ देंगे, और जो साथ देंगे उनके साथ का आप सम्मान करेंगे, जो आप उनसे उधार ले रहे हैं वो आप समय से लौटाएँगे। और इस तरह से हम लोगों ने अपना नाटक पहला किया चक्रव्यूह का, और लखनऊ में उसका हमने मंचन किया, और उसके बाद जो है वो इतिहास है, फिर हमने कभी मुड़कर नहीं देखा। हमको एक टेम्पलेट मिल गया कि कैसे एक बड़े सेलिब्रिटी को लाया जाता है, कैसे उनका आदर-सम्मान किया जाता है, कैसे उनको मानदेय दिया जाता है, फिर कैसे एक बड़े नाटक को मार्केट किया जाता है। उसके बाद तो लिस्ट बहुत लंबी है। फिर हमने पुनीत इस्सर जी, अवतार गिल जी, राकेश बेदी जी, किरण कुमार जी, अंजुन श्रीवास्तव जी, निवेदिता भट्टाचार्य, कविता कौशिक जी, काम्या पंजाबी जी, हिमानी शिवपुरी जी, डॉली अहलूवालिया जी, कश्मीरा शाह जी, महक चहल, बहुत से तो कलाकारों के साथ। कश्मीरा ने कौन सा नाटक किया है कश्मीरा बाजी? शाह जी ने हमारा एक नाटक था जिसका नाम था कपल ट्रबल, तो ओके। उसमें कॉमेडी प्ले था, वो हमने अच्छा कुछ अच्छा। शोज़ किए। कश्मीरा शाह जी ने हमारे साथ ट्रैवल भी किया उस शो के लिए। बहुत अच्छा कॉमेडी प्ले था, और बहुत अच्छी वो कलाकार हैं, शी हाँ इज़ वेरी बहुत काइंड। अच्छी है। बहुत हमको आनंद आया उनके साथ भी काम करके। हाँ वो तो बहुत ही जी। अच्छी है और बहुत ही अपफ्रंट, मतलब जी, बहुत। जी, 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 बहुत अपने विचार बहुत वो मुखरता के साथ रखती हैं, एंड तो ये जर्नी रही है इन बड़े नामों के साथ काम करने की, नीलिमा जी। लेकिन जब पहला नाटक आपने नीतीश जी के साथ किया, और एक बड़े नाम बड़े कलाकार के साथ करना, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग था या कितना प्रेशराइज करने वाला था? देखिए नीलिमा जी, मेरा ऐसा मानना है कि फ्रस्ट्रेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं था। फ्रस्ट्रेशन आपको वहाँ होती है जहाँ आप बेमन से कोई काम कर रहे हों, या आपको ज़बरदस्ती से कोई काम कराया जा रहा हो। जो आफ़त हमने खुद ही मोल ली है। नीतीश जी तो हमारे पास नहीं आए थे ना, वो तो अपने घर पे आराम से बैठे थे, हम उनके पास गए। तो हमने खुद ही तो वो सब इनवाइट किया था। चैलेंजेस आते हैं, प्रेशर आता है, हम लोग इवेंट इंडस्ट्री में, और हम लोग हमेशा बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट मीन्स क्राइसिस मैनेजमेंट। नो क्राइसिस नो इवेंट। जब तक क्राइसिस ही नहीं हुआ, जब तक आपकी लाइट ख़राब नहीं हुई, जब तक आपके एक आर्टिस्ट की ट्रेन लेट नहीं हुई, तो फिर आप मैनेज क्या कर रहे हैं? फिर तो सब कुछ ठीक से हो ही जाएगा ना। तो चुनौतियाँ थी, प्रेशर्स थे, प्रेशर्स आज भी हैं, चुनौतियाँ आज भी हैं, लेकिन हम उसको खुले दिल से स्वीकारते हैं कि जो भी है हमारा भी है, हमारा ही है। यदि इसके इसके साथ जो प्रशंसा मिल रही है, जो ख्याति मिल रही है, जो लाभ मिल रहा है, वो हमारा है, तो वो जो रास्ता है वो भी तो हमें चुनना पड़ेगा ना। तो संघर्ष भी हमारा है, चुनौती भी हमारी है, और वो है तो जीवन में एक निरंतरता, एक गति बनी है, वरना तो सब कुछ बहुत ही आप जड़ हो जाएगा। तो वो जड़ता से बचने के लिए संघर्ष ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जब पहले ही बताया था, जब उनसे बातचीत हुई थी या फिर उनको कभी सुना था, तो कि आपका नाटकों को लिखने का तरीका है पोएटिक रेंडिशन, जी, और उन्होंने ये तभी कहा था कि भाई ये तो मैं नहीं कर सकता। जी। तो फिर उनके लिए ये कितना डिफिकल्ट था, और आपने उनसे कैसे एक निर्देशक के तौर पर ये आपने उनसे कैसे निकलवा देखिए, लिया? मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश जी हों या कोई भी और बड़े कलाकार जिनके साथ हमने काम किया, वो सभी बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, अपने काम के पक्के हैं। शुरुआत में शायद कोई हिचरहा होगा ज़रूरी कि कविता शैली में है, पर एक बार जब ये लोग उस काम का ज़िम्मा उठा लेते हैं, तो मेरे लिए करने लायक बहुत कुछ बचता नहीं है। वो बहुत तैयारी से आते हैं, बिकॉज़ वो जानते हैं कि अपना चेहरा लेकर मंच पर उनको जाना है, मुझे नहीं जाना। तो यदि वो कोई संवाद भूल गया, कोई संवाद गलत बोल दिया, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि डायरेक्टर ने रिहर्सल कम कराई इसलिए भूल गए। लोग कहेंगे कि एक्टर लाइन्स भूल गया। तो उनको अपने सम्मान की, अपनी ख्याति की, अपनी प्रतिष्ठा की बहुत चिंता भी रहती है, और बहुत उसका बहुत इल्म रहता है। वो उसको लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं। तो इसलिए वो लोग पूरी मेहनत करते हैं, हमको और मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। हमको हमेशा नई-नई सलाहें देते रहते हैं, नए-नए प्रयोग करने के लिए हमको प्रेरित करते रहते हैं। तो उससे हम लोग भी हमेशा सजग रहते हैं, हमेशा ऑन आवर टोज़ रहते हैं, और हम लोग नई-नई चीज़ें निकाल के लाते रहते हैं। तो कोई भी कलाकार हो, उनको पहली बार खासकर जो नाटक कर रहे हैं या बहुत लंबे अरसे की बात कर रहे हैं, उनको थिएटर में लाना, उनको थिएटर करवाना, थिएटर के जो जमा घटा है, गुणा भाग है, वो समझाना, थोड़ा समय जाता है। पर एक बार जब वो जुड़ जाते हैं, तो हमसे ज़्यादा नाटक की चिंता वो लोग करते हैं। एंड आई बीन वेरी लकी कि मेरे जितने भी आर्टिस्ट मुझे मिले हैं, और मैं सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहा, जो आर्टिस्ट आज सेलिब्रिटी नहीं है, कल बन जाएँगे,
जो आज बहुत पॉपुलर नहीं हैं, वो दिल्ली के हों, बॉम्बे के हों, कहीं भी के भी हों, सभी आर्टिस्ट मुझे बहुत अच्छे मिले हैं जो नाटक को अपना बनाकर करते हैं। क्योंकि आप देखिए, किसी नाटक के 100 शो कर लेना बड़ी बात नहीं हो, कोई छोटी बात नहीं होती, बड़ी बात है। उसमें एक बहुत मेहनत जाती है, और एक ही नाटक क्यों, हम तो बहुत से नाटक एक साथ कर रहे होते हैं। इतनी इतनी बड़ी टीम को साथ रहना, उनका मेरे साथ जुड़े रहना बड़ी बात है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे हमेशा बहुत अच्छा आर्टिस्ट, बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छा क्रू मिला है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये ऐसे ही चलता रहे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि दिल्ली थिएटर इतना बड़ा है, इतना प्रसिद्ध है, जैसे महाराष्ट्र में भी थिएटर का एक अपना ये है, नाटकों का एक अपना अपनी जगह है जी। नाटक नहीं देखने जाता ऐसा कोई मिलता नहीं है जी। दिल्ली में भी कुछ हद तक ये बात है। फिर भी आपने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा है, जो मैंने भी कहीं ना कहीं लिखा, कि एक जमाना था जब लोग नाटकों के लिए पैसे नहीं रखते थे, बट फिल्मों के लिए पैसे रखते थे। जी। ऐसा क्यों था? उसकी नीलिमा जी बहुत सारी वजहें हैं, और हम वजह अलग अलग लेवल पर खंगाल कर सकते हैं, मगर मैं हमेशा खुद को और अपने थिएटर के सब साथियों को बोलता हूँ जो समकालीन रंगकर्मी हैं, कि इसमें जो भी कमी है, जो भी गलती है, वो हमको अपने अंदर ही खोजनी है। ऑडियंस को टिकट लेने में, या पैसा खर्च करने में, या अपने महीने के बजट में नाटक का बजट रखने में कोई तकलीफ नहीं है, यदि उनको पता है कि उनका जो पैसा खर्च हो रहा है, इस पैसे की वर्थ, इसकी कीमत उनको मिलेगी। कहीं ना कहीं हमारे कंटेंट को, हमारी कहानियों को, कहानी कहने के तरीके को, हमारे सेट को, हमारे कॉस्ट्यूम को उस स्तर पर आने पड़ेगा जो आज की ऑडियंस से आज की बात करे। यदि आज भी हम 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले ही तरीके में अटके रहेंगे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो हमारे क्लासिकल नाटक हैं वो आज मीनिंगफुल नहीं है, बिल्कुल मीनिंगफुल हैं, वो कालजयी रचनाएं हैं, लेकिन उन रचनाओं को हमको आज की ऑडियंस को उस तरह से सुनाना पड़ेगा जिसमें आज की यंग जनरेशन, या जो आज के समय के अनुभव लोग ले रहे हैं, उन तक वो ज़रूर पहुँचे। क्योंकि वही ऑडियंस है, जब मुगल आजम जैसा नाटक आता है दिल्ली में, तो वो ऑडियंस 10,000 का टिकट भी लेती है, और वो एक साथ 23 शो करके जाते हैं, सारे शो फुल हो जाते हैं। तो ऑडियंस बॉम्बे से तो नहीं आती, ऑडियंस दिल्ली से ही आती है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव से ही आती है, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ हम जाएंगे वहाँ हमको हमारे नाटक, हमारे पैसे की वर्थ मिलेगी। तो हमारे थिएटर के कलाकारों को, थिएटर मेकर्स को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को ये जिम्मा लेना पड़ेगा कि यदि हमको टिकट लेना है ऑडियंस से, तो हमको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर मैं 100 रुपये का, 200 का, 2000 का टिकट ले रहा हूँ, तो उनके मन में ये ना रह जाए कि यार 2000 रुपये लेके आपने क्या दिखाया मुझे। और उसमें बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप भव्य सेट लगा दीजिए, आपका एक्टर, आपका कंटेंट, आपकी कहानी ऐसी हो जो उनके दिल को छुए, वो आपके साथ खड़े हैं, वो पैसा खर्च करने को तैयार है। बिल्कुल। जब पहली बार मैंने भी सुना था चक्रव्यूह के लिए इतना बड़ा टिकट है, तो मैंने भी सोचा था कि बाप रे, फिर तो नहीं जाए तो अच्छा है। क्योंकि बट मेरी तो खैर हो गई, बात बन गई, बट स्टिल मतलब ऐसा लगता था कि मराठी नाटक तो हमने काफी ऐसे भी देखे हैं जो जहाँ पे हमें पैसे नहीं देने पड़ते थे। जी। या फिर देने भी पड़ रहे हैं तो कम देने पड़ रहे हैं, या फिर मराठी फिल्मों के लिए भी कम पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वही हिंदी फिल्मों के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो भी आप देते हो, और हिंदी नाटकों के लिए वो तैयारी नहीं होती है। तो मतलब ये एक हो जाता है कि भाई इतना पैसा हम देंगे और फिर होगा क्या इसका, मतलब अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, भाई मैंने आपको बहुत बात, और फिर तैयारी भी नहीं होती थी कि भाई चलो नाटक ठीक है कि अच्छा है, पर इतना पैसा क्यों दें हम। हाँ देखिए, वो नहीं समझ में आता था। एक समय जाता है 2, 4, 5, 6 साल का ऑडियंस को तैयार करने में, कि यदि आप इतना खर्चा करके नाटक देखने आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको अभी ऑडियंस क्यों खर्चा करती है, आप कोई महंगी किताब, कोई फिल्म क्यों देखते हैं, आप एंटरटेन होने जा रहे हैं, आप वहाँ पे मनोरंजन ढूंढ रहे हैं। यदि मेरा नाटक आपको उस लेवल का मनोरंजन देने की क्षमता रखता है, आपको उस लेवल के कलाकार को लाइव देखने की क्षमता, दिखाने की क्षमता रखता है, जिसको अभी तक आप टेलीविजन पर या फिल्मों में देखते आए हैं, तो ऑडियंस डेफिनेटली आपका साथ देगी। आज भी दे रही है, आपके आशीर्वाद से नाटकों के टिकट बिक रहे हैं, अच्छे बिक रहे हैं, और ऑडियंस हमारा साथ दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले कई नाटक ऐसे आए गए हैं जिसमें शायद
कभी 2010 में पूरे चांद की रात करके एक नाटक आया था। जी आया फिर था आई लव यू टू करके एक आया जी, था, कॉमेडी जी। नाटक था। कॉमेडी प्ले पर था जी। इसी के लिए नहीं देखे गए, मैंने तो इसलिए नहीं देखे गए कि भाई एक तो कॉमेडी पसंद नहीं है, जी दूसरी बात ये थी कि तब नए नए कोई कलाकार थे जिनको टीवी में कभी देखा था तो समझ में मतलब ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ इनको इतना ज्यादा पसंद नहीं करते तो वहाँ क्या पसंद वहाँ क्या करेंगे। पसंद करेंगे तो जी। ये भी एक सोच थी, और ऊपर से हिंदी नाटक था, फिर पैसे देने पड़ेंगे, वो था पैसे तो हमारे हाथ में होते नहीं थे, जी तो कहाँ जी किसको जाके रिक्वेस्ट करेंगे। जी भाई ये तो चलो ठीक है। फिर उसके बाद जब आपसे बातचीत हुई जी तब मैंने ज्यादातर क्या, मैंने सिर्फ आप ही के नाटक देखे हैं। अभी भी जी अगर मुझे पता चलता है कि ये नाटक कहीं आते हैं तो मैं देख सकती हूँ, ऐसा नहीं है, जी बट तब नहीं देखे थे, यही सोच कर कि भाई कलाकार कौन है हम जानते नहीं हैं, राइट। उनको उनका अभिनय कैसा होगा, कितना पसंद आएगा, हमारे पैसे वसूल जो होंगे कि जो नहीं। आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं, जिस दिन उन प्रश्नों के सटीक उत्तर मिल जाएंगे, विश्वसनीयता के साथ कि कलाकार भी अच्छा होगा, कहानी भी अच्छी होगी, चक्रव्यूह अभिनय भी भी अच्छा मैंने करेगा। इसी के लिए देखा था कि भाई पहले तो सोचा था कि नीतीश भारद्वाज जी को देखने जाएंगे, लेकिन जो यूट्यूब पर मैंने प्रोमो देखा तो मुझे लगा कि यार मजा नहीं आएगा शायद, लेकिन जब सामने बैठकर देखा तो जी लगा कि यार सिर्फ नीतीश भारद्वाज के लिए देखने नहीं जाना है, जी ये तो मतलब कमाल की बात है। और भी कलाकार हैं उसमें जी हाँ। जी, और अच्छा अभिनय तो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब और तब से फिर मैंने आपके काफी नाटक देखे, चाहे वो लाहौर हो या कोई और हो। जी पर मैं अब आती हूँ कि चक्रव्यूह के अब 100 प्रयोग होने जा रहे हैं। जी 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 क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है नीलिमा जी। किसी भी बड़े नाटक के 100 प्रयोग होना अपने आप में चुनौती होती है। मैं हर बार कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि औरों के नहीं हुए। दिल्ली में ऐसे नाटक जिनके 500-600 शो हो चुके हैं, बॉम्बे में ऐसे नाटक जिनके 1400, 1500, 2000 तक शो हो चुके हैं 25-30 साल के अरसे में। लेकिन हमारा कंपैरिजन किसी और से नहीं है। हम जानते हैं कि चक्रव्यूह का एक प्रयोग करने में भी कितनी मेहनत जाती है, इतना कॉस्ट्यूम, इतना सेटअप, लाइट, साउंड सब तैयार करना पड़ता है। तो उन सब चुनौतियों के बाद पूरे देश में इसके मंचन हुए हैं, उन सब के बाद इसका 100वां प्रयोग होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और ये हमको एक जिम्मेदारी भी देता है कि हम इस चक्रव्यूह की यात्रा को अभी और बढ़ाएं। जब हम इंडिया का नक्शा उठाते हैं तो लगता है अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो बहुत जगह जाना बाकी है। हमारा मन है कि कैसे हम लोग गांवों नुक्कड़ों तक पहुंचें और इस नाटक को जन जन तक दिखाएं। तो अभी भी हमारी वो कोशिश जारी है नीलिमा जी। 100 प्रयोग होना अपने आप में मील का एक पत्थर है जो हमको एक प्रेरणा देता है, मगर ये पड़ाव नहीं है, रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। हमारी पूरी टीम बहुत खुश है, उनको अच्छा लग रहा है, अपने आप में एक माइलस्टोन है, और उसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। 17 सितंबर को एंड्रूज ऑडिटोरियम में बैंड्रा में आप भी आ रही हैं, और हम आपके दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि वो भी आएं और इस प्रयोग को, इस उत्सव को सफल बनाएं। मैं अब एक दो आखिरी सवाल आप जी आराम से पूछूंगी। एक तो ये कि कहीं मैंने एक बायोपिक देखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था, एक आर्टिस्ट ने ये कहा था कि मैंने ये नाटक आपको ध्यान में रखकर लिखा है। तो क्या ऐसा हो सकता है या होता है कि भाई एक एक्टर को मद्देनजर रख के मैं एक नाटक लिखूं? सपोज मुझे चाहिए कि अभी तक तो राम के इसमें आपने डार्क कॉम्प्लेक्स बहुत देखे, तो मुझे चाहिए कि मैं फेयर कॉम्प्लेक्स लूं, या फिर पर मुझे पता है कि उसके लिमिटेशंस क्या है, डायलॉग डिलीवरी में उनकी क्या लिमिटेशंस हो सकती है, पर फिर भी मुझे ऐसा चाहिए कि मैं उसी को रख के ये नाटक लिखूं। तो ये कैसा हो सकता है? या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई लिखने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये सोचा। देखिए, वो नाटक तैयार करने वाले के अपने उनका क्या स्टाइल है, क्या वो तरीका अपनाते हैं, उनके ऊपर है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी एक कलाकार को मन में रखकर नाटक लिखूं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा मानता हूं नीलिमा जी कि यदि ऐसा हो कि जो नाटक मैं लिख रहा हूं वो किसी वजह से कभी मंचित नहीं हो पाया, वो सिर्फ कागज के पन्नों पर ही रह गया, तो उसका साहित्यिक मूल्य क्या है? तो क्या पढ़ने वाले को सिर्फ इस नाटक को पढ़ने के बाद भी कोई रसानुभूति हो रही है, कुछ उसको आनंद आ रहा है? क्योंकि नाटक पहले अपना मूल्य तय करता है स्क्रिप्ट के लेवल पर, कि यदि नाटक मंचन पर निर्भर है कि मंचन होने के बाद ही नाटक को अपना मूल्य मिलेगा, यानी इसकी लिखाई में कमी है। तो पहले नाटक लिखा जाता है उस नाटक की सत्ता को साधने के लिए कि नाटक अपने आप में क्या सत्ता है। उसके बाद, क्योंकि यदि आप एक कलाकार को मन में रख लेंगे तो आपकी डिपेंडेंस एक ह्यूमन पर आ जाएगी, और मेरा ऐसा मानना है
कि ह्यूमन बीइंग पे डिपेंडेंस हमेशा आपको धोखा दे जाती है, दे सकती है। इनफैक्ट मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि नाटक इस तरह तैयार किए जाएँ, और अब हम ऐसा करने भी लगे हैं कि मुझ तक पर नाटक की डिपेंडेंस ना रहे। क्योंकि नाटक देखिए वैसे तो ह्यूमन आर्ट है, तो हमेशा आपको लोग चाहिए होंगे मंच पर मैं नाटकों को अपने आप से भी मुक्त करता जा रहा हूँ कि यदि किसी दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ किसी वजह से, मेरे न होने से नाटक हो जाए। तो अब चक्रू नाटक उस स्टेज पर आ गया है, हमारा माई वाइफ सेतवचन बालीगंज। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि मैं खुद नहीं पहुंच पा रहा हूँ, पर फिर भी नाटक हो जाता है, उतना ही अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ह्यूमन डिपेंडेंस जिस चीज़ पर है उसकी उसकी आयु कम हो जाती है। तो हम नहीं चाहते किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी ह्यूमन बीइंग पर हमारे नाटकों की डिपेंडेंस रहे। नाटक लिखने के बाद चर्चा होती है कि कौन इस पात्र को बहुत अच्छा कर पाएगा। यदि उससे उससे बात की जाती है, उसको कन्विंस करने की कोशिश की जाती है। यदि हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, हम किसी और के पास जाएँगे। बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल होता है नीलिमा जी। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब आपने इतना समय दिया, इसके लिए अरे मैं बिल्कुल आपकी नीलिमा जी, आप बहुत और समय बहुत लीजिए, आप और जानना चाहती हैं तो आप नहीं नहीं बताइए। नहीं, और अभी सब कुछ यही अभी जानूंगी तो फिर बाद में आने का मौका नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, इसको इसको पहला भाग मान लेते हैं। आप दूसरे भाग के इंतज़ार में रहते हैं। बिल्कुल। तो अब हिंदी दिवस भी आ रहा है, जी। तो उस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? और आप मैं आपको आपके 17 सितंबर को होने वाले 100वें प्रयोग के लिए एक बार फिर से दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं मेरे दर्शकों से भी दरख्वास्त करूंगी, अनुरोध करूंगी कि वो भी इस नाटक को देखने आए। बहुत बहुत धन्यवाद नीलिमा जी। मैं आपके सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में उनसे ये भी उम्मीद करता हूं, अनुरोध करता हूं कि हिंदी जैसी भाषा कोई दूसरी नहीं है। मैं कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बस मैं अपने मन की बात कह रहा हूं। जब हम हिंदी की कविताएं पढ़ते हैं, हम हिंदी की कहानियां पढ़ते हैं, जो रस कानों में घुलता है, फिर चाहे आप दिनकर को पढ़ें, आप सूर्यकांत त्रिपाठी को पढ़ें, आप दुष्यंत कुमार को पढ़ें, आप किसी को भी पढ़ें, आप कहानीकारों को पढ़ें, आप नाटक पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, हिंदी पढ़िए और हिंदी को फैलाइए, हिंदी में बात कीजिए, हिंदी में बात करने में गर्व महसूस कीजिए। और इसी इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक मैं एक सवाल इसी जी के चलते कि हिंदी भाषा का आजकल जो चलन आ रहा है, जी मतलब एक हिंदी एक्टर है, हिंदी में काम तो करता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो वो 2% हिंदी और 98% अंग्रेजी में बात करता है। जी जी तो ये स्थिति क्यों हो रही है? और आजकल देखा जाए तो छोटे बच्चों से, मतलब 3 साल का बच्चा है और उसके साथ भी अंग्रेजी में बात होती है, तो जी, ये चलन कितना, ये वैश्वीकरण के जो एक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके और नुकसान इसको है। ये कितना घातक हो सकता है, साबित होता है, देखिए घातक हो ऐसा सकता है है? कि जिस रफ्तार से हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए उसमें कोई रुकावट जरूर आ सकती है, मध्यमता आ सकती है, पर वो घातक नहीं है। हिंदी कितने ही वर्षों से हमारे साथ है और कितने वर्षों से हमारे साथ रहेगी। और जहाँ एक और ऐसे लोग हैं जो 98% इंग्लिश में भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी असुरक्षाओं के कारण, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के कारण, कहीं कुछ वो स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, कुछ किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, या बताना चाह रहे हैं कि मैं भी आज के ही युग का हूँ, वो इस बात को भूल जाते हैं कि हिंदी बोलने से आपका युग परिवर्तन नहीं हो जाता है, फिर भी आप आज के युग के रहते हैं। लेकिन मैं ऐसे भी बहुत से लोगों को जानता हूँ जो ये तय करते हैं कि हमारा बच्चा जब बोलना शुरू करेगा तो वो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों बोलेगा, या जो भी उनकी मातृभाषा है, मराठी है, ब्रज भाषा है, गुजराती है। तो आजकल के परिवारों में वो एक नवीन सोच आ रही है कि हमको अपने बच्चे को सब भाषाएं सिखानी हैं, पढ़ानी हैं, और हिंदी को लेके एक नई सजगता आई है, एक नया इंटरेस्ट जागा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आते जाते फेजेस हैं। हिंदी का भविष्य बहुत सुरक्षित है, नए लेखक आ रहे हैं, नए पाठक आ रहे हैं, और आप जैसे लोग आ रहे हैं जो इतना अच्छा सुंदर हिंदी बोलते हैं और इतना अच्छा इंटरव्यू हिंदी में करते हैं। तो उसी उम्मीद के साथ हम ये कह सकते हैं कि हिंदी में भी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है और बहुत कुछ पढ़ा जाना बाकी है। चलिए, फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, और आपको फिर एक बार बहुत सारी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलिमा जी, और आपके यूट्यूब चैनल को, आपके फेसबुक पेज को, आपके इंस्टाग्राम पेज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ऑडियो इंटरव्यू आपने किया, आपके दर्शकों तक पहुँचे, वो इसको सुने और अपने व्यू साझा करें, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।